नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो टॉपिक है वो आपके एनईपी का जो सिलेबस है उसके बीएससी 6th सेम के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो बॉटनी का पेपर फर्स्ट है उसमें, या आगे आप कोई भी लाइब्रेरियन के कई सारे जॉब्स आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको 3 पढ़ने हैं, इन्फ्लिबनेट, एनआईसीनेट एंड बीआरनेट। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे विद्वान हो गया, शोधगंगा हो गया, कई सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। आपका नोट्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसे ईजिली समझ सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप सबने उसमें पढ़ा होगा कंप्यूटर में, चाइल्डहुड से ही, अपने बचपन से ही। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अंदर की जैसे मेमोरी कार्ड में जो चीज़ें पाई जाएंगी आप उनको टच नहीं कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे बस। ठीक है, देख नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, बस टच नहीं कर पाएंगे उसको। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे आप चीज़ों को एक्सेस तो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन उनको टच नहीं कर सकते। ठीक है, और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इस पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, एजुकेशन के पर्पज़ के लिए। जैसे इनमें क्या हो सकता है कि जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं ये लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं, क्लासरूम में, क्लास के मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों में इन एजुकेशन सॉफ्टवेयर का पर्पज़ क्या होता है कि मेक्स सम पार्ट ऑफ एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। जैसे मान लीजिए पहले क्या होते थे कि बुक्स जो होती थी, ठीक है, जैसे जो बड़ी बुक्स हैं, मोटी बुक्स हैं, उनकी लिमिटेड कॉपीज़ रहती थी। ठीक है, तो वो सब तक नहीं पहुंच पाती थी। अब उसी बुक को अगर हम क्या करते हैं कि अगर इन्फ्लिबनेट एक वेबसाइट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, वहाँ पे सारे बुक्स का कलेक्शन पाया जाता है। कोई भी दुनिया की बुक है, आपने उसको क्या किया, डिजिटलाइज कर दिया। अब घर बैठे आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे, कहीं पे भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमको मिलता है। तो इफ़ेक्टिव हो गई लर्निंग, एफिशिएंट हो गई। प्रेजेंट टाइम में कोरोना के आने के बाद से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो आदमी को क्या हुआ, आपके अपने घर से आपको बाहर भी नहीं निकलना पड़ रहा है और चीज़ें आपको घर पे ही मिल जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो हैं चीज़ें इस तरीके से हैं। अब हिंदी में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि शैक्षिक सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो एक शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। सेम चीज़ें मतलब हिंदी में भी आपकी हैं। मैं इंग्लिश को पढ़ के समझाऊंगी, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको नोट्स हिंदी में भी मिल जाएंगे। अब जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी मैं बात करूँ तो उसमें आ जाता है आपका इन्फ्लिबनेट, एनआईसीनेट, बीआरनेट, स्वयं, शोधगंगा, विद्वान। ठीक है, अब इन्फ्लिबनेट के ही अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे शोधगंगा एंड विद्वान, ये दोनों एप्लीकेशन जो है डेवलप्ड बाय इन्फ्लिबनेट। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इन्फ्लिबनेट को देखेंगे। तो इफ इन्फ्लिबनेट की अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करा दूंगी। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके इसके फुल फॉर्म से, इसका सेंटर कहाँ पे है उससे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्फ्लिबनेट की अगर मैं बात करूं तो इसे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क या सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लिबनेट की बात किया जाए तो ये जो है ये पहले ये एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इसका मेन सेंटर जो है गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, गुजरात गांधीनगर में है। ये एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूजीसी के द्वारा। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूजीसी, जिसे कि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। आपकी स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें यूजीसी ही मैनेज करता है। ठीक है, यूजीसी ने इसको क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। और ये ऑटोनॉमस, मतलब ऑटोनॉमस का मतलब जो होता है जिसका खुद पे सेल्फ कंट्रोल हो। ठीक है, तो यूजीसी का इस पे कंट्रोल है। न्यू ग्रांट कमीशन जो है इसका आईयूसी के द्वारा न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, हमारे इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, ये एक मेजर प्रोग्राम था जिसका इनिशिएशन यूजीसी के द्वारा 27 फरवरी 1998 से स्टार्ट किया गया था। लेकिन
ये प्रोजेक्ट IUCAA के अंडर स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर IUEC बन गया है 16 मई 1996 से, ठीक है। इन्फ्लिपनेट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, जैसे इसमें मॉडर्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो थे उनको मॉडर्न कर दिया गया, मतलब उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। यूजिंग द स्टेट आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या किया गया है, सूचना के अच्छे उपयोग के लिए अत्यधिक तकनीकी का उपयोग करके भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण, मतलब इनको क्या कर दिया गया है, मॉडर्नाइज कर दिया गया है ऑनलाइन, ठीक है। कैसे? इन्फ्लिपनेट क्या करता है, इन्फ्लिपनेट इज अ सेट आउट ऑफ टू बी मेजर प्लेयर इन प्रमोटिंग स्कॉलरली कम्युनिकेशन एमंग एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंडिया। इन्फ्लिपनेट क्या करता है, भारत में जो आपके स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जैसे एकेडमिक्स में, जैसे आप एकेडमिक्स में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और रिसर्चर्स जो हैं उनके बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। अब आप अगर अपने एकेडमिक्स में हैं, आप चाहें किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सर्च करके, कोई भी रिसर्च पब्लिश हुआ, कोई भी चीज़ हुआ है, तो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फ्लिपनेट का, ठीक है, इन्फ्लिपनेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगर इन्फ्लिपनेट की बात की जाए तो विथ इन्फ्लिपनेट द मेंबर हैव एक्सेस टू अ होस्ट बिब्लियोग्राफिक एंड नॉन बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्फ्लिपनेट के मेंबर हैं या इन्फ्लिपनेट पे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है किसी सूचना, किसी की बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ये नॉन बिब्लियोग्राफिक या किसी की कोई ग्रंथ सूची ना हो उसको, जैसे कि आपका रिसोर्सेज, जैसे कि बुक हो गया, कोई जर्नल हो गया, एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इन्फ्लिपनेट की अगर बात की जाए तो ये क्या प्रमोट करता है, प्रमोट एंड इस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू इम्प्रूव कैपेबिलिटी इन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर and accept the provide support to scholarship, learning, research, academic pursuit through cooperation and involvement of agency concerned। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है इस्टेब्लिशमेंट को और कम्युनिकेशन को, ठीक है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ को, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने को। जैसे स्कॉलरशिप में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें सपोर्ट, लर्निंग जिसको कि आप क्या कहते हैं, पढ़ना, उसमें कोई आपको दिक्कत हो रही है, उसमें आप ले सकते हैं इससे। रिसर्च में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप रिसर्च पेपर यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। एकेडमिक परस्यूट थ्रू कोऑपरेशन, मतलब आप एकेडमिक जो चीज़ें कर रहे हैं उनमें कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ करके देख सकते हैं। जैसे कि हिंदी में भी आप देख सकते हैं, सूचना हस्तांतरण और पहुंच में क्षमता में सुधार के लिए संचार सुविधाओं को बढ़ावा देना, ठीक है, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, इस्टेब्लिश करना, जो संबंधित एजेंसियों के सहयोग और भागीदारी के माध्यम से छात्रवृत्ति, सीखना, अनुसंधान और शैक्षणिक खोज के लिए सहायता प्रदान करना। वही बात यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है। जब मैं यही चीज़ें समझाती हूँ तो कुछ बच्चों को लगता है कि मैम हिंदी में नोट्स दीजिए, तो लीजिए, मैंने आपके लिए हिंदी नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि और इसका क्या काम का है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है रिलायबल एक्सेस टू डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज बाय क्रिएटिंग ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ सीरियल, थीसिस, डिजर्शन, बुक्स, मोनोग्राफ्स, नॉन बुक मटेरियल्स जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑडियो विजुअल, कंप्यूटर डेटा, मल्टीमीडिया, वेरियस लाइब्रेरीज इंडिया। ये इंडिया के बहुत सारे लाइब्रेरीज का कलेक्शन है, ठीक है। जैसे इसमें आपके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपकी जो क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। नॉन रिसर्चल चीज़ें जैसे कि आपका ऑडियो विजुअल कोई चीज़ है, मैन्युस्क्रिप्ट है, मल्टीमीडिया है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ों का क्या होता है, ऑनलाइन आप इनकी क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट आपका रिलायबल एक्सेस, मतलब प्रोवाइड रिलायबल एक्सेस, आप उसको उसके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एकदम रिलायबल चीज़ कि आप वहाँ पे गलत चीज़ें नहीं पाएंगे, इन सब चीज़ों पे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू इवॉल्व अ नेशनल नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग वेरियस लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन द कंट्री एंड टू इम्प्रूव कैपेबिलिटी इन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड सर्विस। तो पहली बात ये जान लीजिए कि ये इंडिया के लेवल पे है, मतलब ये नेशनल लेवल पे है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे क्या करती है, जो लाइब्रेरीज हैं और उनके आसपास के जो सेंटर्स हैं उनसे सारे डेटा को, उनसे सारे नॉलेज को क्या करती है, उसमें कलेक्ट करती है, और आप वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है।
ये आपका हो गया इनफिलिप नेट। अब इनफिलिप नेट जो है उसने दो चीज़ें, अभी आप इनफिलिप नेट के बारे में, अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ। इनफिलिप नेट, इसको शोधगंगा और विद्वान को मैं बाद में पढ़ाऊंगी। पहले इनफिलिप नेट के बारे में बता देती हूँ कि इनफिलिप नेट के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनफिलिप नेट जो है उसके अंदर, इनफिलिप नेट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ चलाए गए हैं, ठीक है। इनफिलिप नेट के अंदर कार्यक्रम या गतिविधियाँ, सबसे पहला था लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, पुस्तकालय का स्वचालन। इसमें आता है आपका पहला, जिसको कि हम इंडकैट के नाम से कहते हैं। इंडकैट क्या है? यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एक कैटलॉग, ठीक है। दूसरा था आपका सोल 3.0। सोल 3.0 क्या था? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बनाई गई थी ये सोल के अंदर बनाई गई थी, मतलब सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। फिर तीसरा था आपका OCS, ठीक है, जिसको कि ऑनलाइन कॉपी कैटलॉग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइब्रेरी ऑटोमेशंस हैं जो आपके इनफिलिप नेट के अंदर प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ के फॉर्म में चलाए गए थे। फिर आ जाता है ई कंसोर्शियम। ई कंसोर्शियम में पहला ही चीज़ है आपका ई शोध सिंधु। ये एक इनिशिएटिव था, कंसोर्शियम था, हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है। ई शोध सिंधु जो था हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट एनलिस्ट। एनलिस्ट क्या था? ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, ठीक है। विद्वानों की सामग्री के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा अवसंरचना। हिंदी तो इसकी बहुत डिफिकल्ट है। तो नेशनल लाइब्रेरी थी ये, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर था स्कॉलरली, मतलब जो स्कॉलर्स थे उनके लिए। देन आ जाता है आपका इन्फीस्टैट्स टी। ये क्या था? इन्फीस्टैट्स की बात करूँ तो ये एक सेंटर है जो डेवलप किया था, हैड डेवलप्ड ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड इन्फीस्टैट। किसके लिए? फॉर मॉनिटरिंग द यूसेज स्टैटिक्स ऑफ वेरियस ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल टू द मेंबर इंस्टीट्यूशन। ये क्या किया गया था? एक मॉनिटरिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर पे जो ई रिसोर्सेज थे, मतलब ऑनलाइन जिन रिसोर्सेज के आप एक्सेस कर रहे हैं उनके मेंबर के इंफॉर्मेशन के लिए। देन आपका आ जाता है शोध सिंधु। शोध सिंधु क्या था? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू प्रोवाइड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। प्लेजरिज्म क्या होता है कि अगर आप किसी का चोरी का पता लगाना, प्लेजरिज्म मतलब प्लेजरिज्म यूज़ किया जाता है अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हैं या आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं और आप उसको कहीं से देख के किसी का चुरा के लिख रहे हैं, इस बात को पता लगाने के लिए शोध सिंधु एक एप्लीकेशन चलाया गया, जिसमें के थ्रू अगर आप कोई भी आप थीसिस लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप उसमें चेक करते तो तुरंत पता चल जाता कि आपने इसको कहीं से चुराया है या आपने खुद लिखा है। अगर आपने लिया है, देखिए प्लेजरिज्म के लिए एक चीज़ होता है कि अगर आपने वो चीज़ कहीं से ली है तो आप उसके लिए वहाँ का रेफरेंस ऐड ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप रेफरेंस नहीं ऐड करते हैं और उसको अपना प्रेजेंट करते हैं तो उसे चोरी ही माना जाएगा, ठीक है, वरना आपको रेफरेंस देना ही होता है। आगे जब आप जाएंगे करने, अगर आपने बीएससी थर्ड सेम में बीएससी सिक्स्थ सेम में डिजर्शन किया होगा अपना, तो वहाँ पे आपको रेफरेंस देना पड़ा होगा, ठीक है। देन एक आ जाता है इनफेड। इनफेड क्या था? इनफिलिप नेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन सेटअप, ठीक है। ये किसके लिए था? विच यूजेस सिव ब्लोथ। ये स्टैंडर्ड बेस्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। किसके लिए? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑथराइज्ड यूजर फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड प्रोवाइड देम सीमलेस एक्सेस टू ई रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। ये एक क्या था? स्टैंडर्ड बेस्ड ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर था। मतलब ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ऑथेंटिकाइड था, मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। ऑथराइज्ड था किसके लिए? कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए, कि आप एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देन कुछ स्कॉलरली नेटवर्क थे जिसमें आपका आ जाता है शेरनी, ठीक है। शेरनी का फुल फॉर्म है सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। ये एक्सपर्ट प्रोफाइल नेटवर्क सिस्टम था, कनेक्ट्स लेवरेजेस टू नॉलेज स्किल्स एक्सपर्टीज ऑफ वुमेन अक्रॉस वेरियस फील्ड इन इंडिया। वुमेन्स के स्किल्स को, नॉलेज को, एक्सपर्टीज को पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिखाने के लिए, ठीक है। विद्वान एक एक्सपर्ट डेटाबेस था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आती हैं। इसमें से दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक है आपका शोधगंगा, दूसरा है आपका विद्वान, ठीक है। अगर मैं शोधगंगा की बात करूं तो शोधगंगा क्या है? ए रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस
भारतीय शोध का एक जलाशय। रिपोजिटरी का मतलब जहाँ चीज़ें जमा होती हैं। तो इंडिया की जितनी भी थीसिस हैं उसको जमा किया गया है शोध गंगा में। इट्स एन एप्लीकेशन, ये बात आप याद रखिए, ये एक एप्लीकेशन है, कोई जगह नहीं है शोध गंगा, ठीक है। जो शोध गंगा है इज नेम क्वाइंड टू डिनोट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्शन सेट अप बाय इन्फ्लिबनेट सेंटर। इन्फ्लिबनेट के द्वारा इसको क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। और ये क्या है, डिजिटल मतलब ऑनलाइन क्या है, रिपोजिटरी है, जलाशय है या रखने का जगह है इंडिया के सारे ई थीसिस को और डिजर्शन को, ठीक है। ये जो वर्ड शोध गंगा है ये दो वर्ड से मिलकर बना है शोध। शोध का मतलब होता है संस्कृत के ओरिजिन से, जिसका मतलब स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डिस्कवरी, जो रिसर्च और डिस्कवरी से रिलेटेड हो। और गंगा जो होलीएस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो इन दो चीज़ों से मिलकर बना है कि ये शोध गंगा जो है यहाँ पे रिसर्च और जो आपके रिसर्च और डिजर्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ रखी जाएंगी और डिजिटलाइज्ड फॉर्म में जो लंबे समय तक रहेंगी, जैसे कि आपका गंगा रिवर होली रिवर है, ठीक है। शोध गंगा की बात करूं तो सेटअप है किसके द्वारा, इन्फ्लिबनेट के द्वारा। ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर कॉल्ड डी स्पेस developed by MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप बिटवीन हेलवेट पैकर्ड। जो शोध गंगा का सेटअप है ये किसके द्वारा बनाया गया है, सॉफ्टवेयर जो यूज किया गया है उसमें डी स्पेस है, जो डेवलप किया गया है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, किसके पार्टनरशिप के साथ, हेलवेट पैकर्ड। तो मतलब MIT और हेलवेट पैकर्ड ने जो एक साथ मिलकर डी स्पेस का सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसको हम यूज करते हैं शोध गंगा में, ठीक है। यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, MIT पूछ सकता है, HP, तो मैंने इन सब चीज़ों को मेंशन कर दिया है। शोध गंगा क्या करता है, एक प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, किसके लिए, फॉर रिसर्च स्कॉलर टू डिपॉजिट देयर PhD थीसिस एंड मेक इट अवेलेबल टू इंटायर स्कॉलरली कम्युनिटी इन ओपन एक्सेस। ये क्या करता है, शोध गंगा जितने भी रिसर्चर्स हैं वो अपना थीसिस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी स्कॉलर्स हैं जो उस टाइम उनके बाद रिसर्च कर रहे हैं, उनको उनके पता करना है कि इससे पहले यहाँ इस पर क्या रिसर्च हुआ, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, तो आप ओपनली उस पर एक्सेस कर सकते हैं। The repository has the ability to capture, index, store, disseminate and preserve ETDs, electronic thesis and dissertations submitted by the researchers। तो रिपोजिटरी में जो भी क्या होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनके द्वारा जो ETD होता है यानी कि थीसिस, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्शन होता है, उसको कैप्चर करने के लिए, इंडेक्स, स्टोर और उनका प्रसार करने के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको संरक्षित करने की क्षमता होती है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो शोध गंगा क्या होता है, रेप्लिकेट करता है एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच यूनिवर्सिटी इन टर्म ऑफ डिपार्टमेंट, सेंटर्स, कॉलेज ईच यूनिवर्सिटी हैज़ टू फैसिलिटेट ईज ऑफ नेविगेशन। शोध गंगा जो है या इसके माध्यम से आप कहीं से भी, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सेंटर से हो, यूनिवर्सिटी से हो, तो यहाँ पे चीज़ों को क्या करते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो द स्ट्रक्चर facilitates research scholars from university to deposit their thesis in the respective department, center, college। ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे संबंधित जितने भी क्या है, डिपार्टमेंट है, सेंटर है, कॉलेज हैं, वो अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो शोध गंगा, ये आप शोध गंगा आपको पता चल गया कि क्या है, ठीक है। क्या है, एक तरीके का आप ई थीसिस भी इसको कह सकते हैं। ई थीसिस, शोध गंगा इज अ ई थीसिस। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये क्या है, एक टाइप का ई थीसिस है। ई थीसिस डिजर्शन, जहाँ पे आप सारे PhD स्कॉलर्स अपने थीसिस और डिजर्शन को जमा करते हैं। आगे मूव करते हैं विद्वान की तरफ। तो विद्वान क्या है, विद्वान इज द प्रीमियर डेटाबेस or of profiles of scientists, research and other faculty members working at leading academic institution and other R&D organization involved in teaching and research institute। तो विद्वान भारत में जो है, जितने भी क्या है, आपके हिंदी में बता दूं, जितने भी आपके शिक्षण और अनुसंधान में शामिल अग्रणी शैक्षिक संस्था और अन्य अनुसंधान एवं विद्यालय संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं और अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या होता है, किसी चीज़ का डेटा रखा जाता है। जैसे आप विद्वान, आपने रिसर्च की ई थीसिस कहाँ जमा की, शोध गंगा में। उसी तरीके से जितने भी साइंटिस्ट
और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, R&D एजुकेशन सिस्टम है, उन सारे लोगों का प्रोफाइल कहाँ पे होता है, विद्वान पे। वो अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज़ों की, अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एक्सपीरियंस, स्कॉलरली पब्लिकेशन, स्किल्स एंड एकम्प्लिशमेंट, रिसर्चर्स आइडेंटिटी। तो ये क्या करती है, जो रिसर्चर्स हैं उनके बारे में, वो कहाँ के हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका पब्लिकेशन क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जाकर जान सकते हैं कि जिसने भी ये थीसिस पब्लिश किया गया है उसके बारे में आप पूरी जानकारी विद्वान पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। ये जो डेटाबेस होता है डेवलप्ड मेंटेन्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफिलिपनेट के द्वारा विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो ये जो है डेटाबेस ये इनफिलिपनेट के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको सपोर्ट करता है NME-ICT, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है। ये आप इसको क्या करता है, प्रमोट करता है, ये इसको प्रोवाइड करता है हेल्प। डेटाबेस वुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन सेलेक्शन ऑफ पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट फॉर वेरियस कमिटीज, टास्क फोर्स, एस्टेब्लिशमेंट बाय मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पर्पज। ये जो डेटाबेस है ये हर चीज़ की क्या करता है, निगरानी करता है और मूल्यांकन उनका क्या करता है, उनकी बारे में इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। जो विभिन्न समितियां और कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं उन सारी चीज़ों का ये क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है, उनके बारे में सारी चीज़ें गवर्न करता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्वान का ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्वान बनाने के पीछे का मतलब क्या है, ठीक है। तो क्विकली एंड कन्वीनियंटली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट टू पीयर्स, प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेटर्स, फंडिंग एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्च स्कॉलर इन द कंट्री। देश में जितने भी साथी, संभावित सहयोगी, वित्त पोषण एजेंसियां हैं, नीति निर्माता हैं, शोध विद्वान हैं के द्वारा जल्दी और आसानी से जानकारी प्रदान करना। मतलब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एक्सपर्ट पीयर्स मतलब आपके आसपास में करने वाले लोग जो शोध करता है वो उनके साथ कोलैबोरेट करने वाले लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग, उस एजेंसी के साथ काम करने वाले लोग, इन सारी चीज़ों के बारे में आप विद्वान पे जाके जान सकते हैं, उनकी प्रोफाइल पे एक्सेस करके, किसी भी रिसर्चर के प्रोफाइल पे एक्सेस करके। आइडेंटिफाई पीयर रिव्यूवर्स फॉर आर्टिकल्स एंड रिसर्च प्रपोजल्स। लेखक मतलब जो आर्टिकल्स और रिसर्च प्रपोजल्स बनाए गए हैं उसके द्वारा उनके जो पीयर्स हैं, पीयर्स का मतलब होता है साथी, सहयोगी, ठीक है, सहकर्मी, साथी जो भी हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन इसको रिव्यू किया है, कौन कौन देखा है इसको। डिस्कवर प्रोस्पेक्टिव्स कोलैबोरेटर फॉर ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, जितने भी चल रहे आपके रिसर्च हैं या जितने भी चल रहे आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आप संभावित सहयोगी की खोज कर सकते हैं कि कौन कौन जो मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड लोग हैं, उनसे मैं क्या करूँ, कांटेक्ट कर लूँ ताकि मुझे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इनफिलिपनेट की, ठीक है। इनफिलिपनेट के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जो आपका NIC नेट और BR नेट है इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगी, कवर करूँगी। तब तक के लिए आप इनफिलिपनेट की होल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये DDU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे पूछा गया है डायरेक्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिजिटलाइज करना ऑल सारे लाइब्रेरी नेटवर्क को, क्या है इसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्वान क्या है, ठीक है। विद्वान इनफिलिपनेट में विद्वान क्या है, तो ये एक डेटाबेस है एक्सपर्ट्स का, नेटवर्क ऑफ रिसर्च का एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। डेटाबेस है, मैंने ऊपर बताया कि एक क्या है, डेटाबेस है, जितने भी आपके नेटवर्क हैं, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैं नेशनल लेवल पे, उनका डेटाबेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए शोधगंगा इज रिपोजिटरी ऑफ। शोधगंगा किसकी रिपोजिटरी है, तो ऊपर ही लिखा था थेसिस की डिजर्शन की रिपोजिटरी है। नेक्स्ट आपका NIC नेट का फुल फॉर्म पूछा गया है, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं BR नेट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसे हम बायो रिसोर्स नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन आप और एक देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल नेटवर्क प्राइमरली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एकेडमिक रिसोर्सेज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आपका क्या है, इनफिलिप नेट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे शोधगंगा से पूछा गया है, तो ये क्या है, डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्शन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए जो आपके इनफिलिप नेट और इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे। आगे हम कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका BR नेट, NIC नेट स्वयं क्या है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।